हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले एक मैराथन क्लास और हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का क्विज कंप्लीट किया था, जो कि आपके साइंस से रिलेटेड है। ये जो आप एमपीटेट वर्ग 2 के अंदर साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिक 11th-12th की बुक से बनाया गया है, क्योंकि यदि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करें तो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े लेवल वाले हैं और क्लास 11th और क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उससे पूछे गए। तो आज के सेशन में वही सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और यदि आप कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं साइंस का या फिर मैथ्स का, तो सारे ही कोर्सेस आपके अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ आपकी अवेलेबल है। किसी भी कोर्स को बाय करने के लिए नीचे जो ऐप का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप एक बार केमिकल रिएक्शन जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इसके बारे में समझ लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से दिया हुआ है, तो सबसे पहले देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक बंधों का विभाजन होता है। अगर आप देखना चाहें आज क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक इक्वेशन से रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशंस होती है, इसको बैलेंसिंग करने से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। विलयन विलायक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मोल संख्या क्या होती है, जस्ट लाइक मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर साथ के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी भी पढ़नी है और क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक बंधों का विभाजन होता है तथा नवीन बंध जो है, नवीन रासायनिक बंध बनकर यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। फलस्वरूप पदार्थों का रूपांतरण नए पदार्थों में हो जाता है। और जो पदार्थ बंध विभाजन द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में सहभागी होते हैं उनको अभिकारक तथा अभिकारी कहा जाता है, या फिर अभिकारक बोल सकते हो या फिर अभिकारी बोल सकते हो। देखो क्या बोला इस लाइन ने, वापस से सीखो, है ना, क्योंकि यही चीज़ फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको ये थ्योरी देखना पड़ेगी, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक बंध टूटते हैं, नए बंध जुड़ते हैं। फलस्वरूप पदार्थों का रूपांतरण जो होता है, मतलब किसी भी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बन गया है। जो पदार्थ बंध विभाजन के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में सहभागी होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिली तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक या फिर अभिकारी हो गए, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के अणु मिले, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 गैस बन गई। तो ये जो है ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट है, ये मेरा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। और ये दोनों चीजें क्या कहलाएगी, अभिकारी या फिर अभिकारक कहलाएगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में नवीन बंध तैयार होकर जो नया पदार्थ बना है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। जैसे अभी CO2 आपने देखा, जैसे कोयला जो है ना, हमने क्या बात करी, कोयला जो है हवा में जलने के बाद जो क्या करता है, CO2 गैस देता है ना, वही C+O2 वाली चीज़ हो गई। ये रासायनिक अभिक्रिया, इसमें कोयला यानी कि जो कार्बन है तथा हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक है, और जो CO2 बना है वो आपके लिए क्या है, उत्पाद है ना। तो अभिकारक और उत्पाद की चीज़ें समझ में आ गई। जस्ट आपको दो ही वर्ड सीखने थे, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक जो भी पदार्थ मिलेंगे और जो नया प्रोडक्ट बना वो आपका उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर था ये, है ना। नीचे दिए गए प्रारूप मात्र समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के ग्राम अणुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले X, Y और Z है। इन तीनों की वैल्यूज को आपको ज्ञात करना है। मतलब बेसिकली एक केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, है ना। और आपको ध्यान होगा जब भी आप केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो जो भी आपके, हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, वही अणु या संख्या जो है आपके किस पर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। अगर इधर ऑक्सीजन के 4 अणु है तो इधर भी 4 होने चाहिए। इधर हाइड्रोजन के 10 अणु है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, है ना। केमिकल इक्वेशन की ये बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। Fe2O3 + XCO = Fe + CO2, है ना। मतलब कितने X, कितने Y और कितने Z यहाँ पर लगेंगे। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई, ये क्या हो गए, आपके अभिकारक हो गए, ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और ये दोनों नए पदार्थ बने, है ना, तो ये क्या हो गए, आपके लिए उत्पाद हो गए। ये चीज़ें तो समझ में आ गई, ये अभिकारक है, ये उत्पाद, इसीलिए इसने बोला अभिकारक और उत्पादों के ग्राम अणुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले CO के कितने अणु हैं, Fe जो है
आयरन के कितने अणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, क्योंकि ये तो बहुत इजी इक्वेशन आपको दे रखी है, तो आप डायरेक्टली है ना इक्वेशन को बैलेंस करके भी बना सकते हैं। जहाँ पर बहुत बड़ी इक्वेशन होती है, जस्ट लाइक MgSO4 7H2O करके दे रखा है ना, तो वहाँ पर एक एक वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके लिखनी पड़ती है। तो मुझे यहाँ पर पता चल गया Fe के कितने अणु दे रखे हैं इस साइड में, है ना 2 दे रखे हैं, तो इधर भी कितने आने चाहिए, इतने ही आने चाहिए। ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, है ना, और एक यहाँ पर अपन को एक और की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इसके आगे x लिखा हुआ है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कार्बन की भी वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर इधर Fe के केवल 2 है तो डेफिनेटली इधर भी Fe के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बाद तो कहीं लिखा नहीं है, इधर C लिखा हुआ है और O2 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब टोटल CO2 की वैल्यू आपको निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की निकालनी है, और इधर CO कार्बन मोनोऑक्साइड की निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ इक्वेशन तो आपको याद आ रही होगी, हमने वो जंग वाली इक्वेशन में भी इसको करा था कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई, अगर इधर Fe2 है तो इधर भी Fe2 होंगे आंसर में। मतलब मुझे ये पता चल गया कि Y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑलवेज 2 होनी चाहिए, मतलब या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा, ठीक है। अगर हम लोग अभी आंसर को ना देखें तो हमारे पास ये चीज़ तो आ गई कि पहले और दूसरे में से एक चीज़ करेक्ट होगी। चलिए, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, यहाँ पर आप कितने और लें कि ये चीज़ इधर बराबर हो जाए, है ना। तो अगर आपको इक्वेशन याद है ये वाली तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, और नहीं याद है तो आप ऐसे बैलेंसिंग करके भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी केमिकल इक्वेशन से वो कौन सी भी इक्वेशन उठाकर आपको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु अगर हम लोग मान लें, है ना, या फिर एक अणु ही मान लेते हैं, चलो ऑक्सीजन का एक अणु इधर है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि x की वैल्यू जस्ट लाइक पहले ही ऑप्शन से x की वैल्यू हमने 1 ले ली, मतलब इधर ऑक्सीजन का एक अणु है ना, 3 पहले थे, एक अभी आ गया, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इधर भी ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो मैं Z की वैल्यू को कितना रख दूँ, क्योंकि इधर O2 दे रखा है तो मैं 2 रख दूँ, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे। मतलब इधर Z की वैल्यू 2 आएगी, अदर में मैंने x1 रखा तो Z कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये पूरी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर रख कर देख लो, है ना। ये तो पता चली गया कि ये 2 होगा, है ना, और यहाँ पर 2 रख कर देख लो, Fe2O3 CO, कार्बन कितने, 1 है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, है ना। कार्बन इधर 1 है और यहाँ पर कार्बन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अगली वाली पर चलते हैं, अगले वाले ऑप्शंस पर चल लेते हैं। x की वैल्यू को 3 रख लो, y की वैल्यू 2 ऑलरेडी हमने फिक्स कर रखी है, क्योंकि या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, और z की वैल्यू को आप 3 रख लो। क्या अब सेटिस्फाई हो रहा है, Fe2O3 3CO, है ना, और Fe के कितने हो गए, 2 हो गए, ये चीज़ क्लियर हो गई। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के इधर पहले 3 दे रखे हैं और 3 हमने और बना लिए x की वैल्यू से, मतलब ऑक्सीजन के टोटल राइट हैंड साइड पर कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 3 × 2 कितने हो गए, 6 हो गए, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, ठीक है। और कार्बन के कितने, 3 है, ये रहे 3 कार्बन आपके, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऐसे आप ऑप्शंस रखकर भी सेटिस्फाई कर सकते हो, और अगर इक्वेशन याद है तो वो डायरेक्टली आप कर लेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक कैसे हमने इसको सॉल्व किया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप चाहते हैं, अगर मान लो आपको y की वैल्यू नहीं समझ आती या y की वैल्यू हमको नहीं पता चलती, तो आप चारों ऑप्शंस रख कर भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ ही प्रूफ करनी है। चलो, अब कुछ थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ते, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर क्या होती है। इकाई समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। मतलब पर्टिकुलर किसी समय में, है ना, उस इक्वेशन में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन आया उसको क्या कहा जाएगा, उसका वेग कहा जाएगा। मतलब अगर मैं मान लूँ 5 मिनट में इस केमिकल इक्वेशन में ये परिवर्तन हुआ, है ना, ये 2 पदार्थ मिले और उससे एक नया पदार्थ मिला, कार्बन ऑक्सीजन मिले, CO2 बन गई, है ना, तो कितने समय में हुआ, 5 मिनट में हुआ। तो ये वही चीज़ है ना, 5 मिनट में क्या इक्वेशन बन गई, क्या केमिकल रिएक्शन हो गई। मान लिया कोई ΔT समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में ΔC परिवर्तन हुआ है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ΔC डिवाइड बाय ΔT। तो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला क्या हो गया, ΔC डिवाइड बाय ΔT, है ना। जो भी परिवर्तन आया वो ΔC, है ना, और जो समय लगा वो ΔT लगा। चलिए, अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है ना। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, यदि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता मोल प्रति लीटर है, अगर इसको मैं मोल प्रति लीटर में और समय को जो है मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं,
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा डेल सी डिवाइड बाय डेल टी का। ठीक है, तो ये मोल प्रति लीटर में जो है सांद्रता है और समय कितना है, टी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर का मात्रक वायुमंडल प्रति सेकंड भी होता है। जो दोनों मात्रक है वो आपके अभिक्रिया की वेग के। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए, अब अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक यहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ताप कर सकता है, टेम्परेचर का प्रभाव। ठीक है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा अभिक्रिया के होने की दर बढ़ जाएगी। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। मतलब अभिक्रिया जो पहले 5 मिनट में हो रही थी अब कितने मिनट में हो जाएगी, इसके आधे मिनट में, मतलब 2.5 मिनट में हो जाएगी। अभिक्रिया जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, है ना। अर्थात अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। चूंकि दाब वृद्धि पर उत्पादों का जो आयतन है वो कम हो जाएगा, इसलिए अभिक्रिया की दर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब अभिकारकों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के अधिक होने पर अधिक हो जाती है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर मोस्टली क्या होता है, आणविक टक्करें होती है, अणु आपस में टकराते हैं, है ना। तो यहाँ पर सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, तीव्र यहाँ पर हो जाती है। अब कोई भी उत्प्रेरक यहाँ पर यदि प्रेजेंट है, सामान्य तो उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन जो 5 मिनट में हो रही है हमको 2 मिनट में चाहिए, तो हम लोग किसी भी उत्प्रेरक का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करता है, स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्रिया को, उसकी जो वेग है उसको यहाँ पर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी आपने दाब पढ़ा, अभी आपने सांद्रता बढ़ा, दोनों में बढ़ा, है ना। अभी आपने क्या पढ़ा, ताप पढ़ा, ताप के कारण भी बढ़ती है। ताप बढ़ाओगे वेग बढ़ेगा, उत्प्रेरक रखोगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, जब अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है तो फलस्वरूप उनकी अभिक्रिया की दर भी अधिक होती है। अतः किसी अभिक्रिया एक बड़े टुकड़े की अपेक्षा छोटे छोटे टुकड़ों के प्रयोग किए जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, जिस कारण उनकी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि वही उसका वेग बढ़ जाएगा। क्लियर है, 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, दाब, ताप के, सांद्रता के, उत्प्रेरक के और पृष्ठ क्षेत्रफल के। अगर आप उसको छोटे छोटे में प्रयोग करोगे तो उसका वेग भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे क्वेश्चन कई सारे हैं केमिस्ट्री के, मोस्टली क्वेश्चन जो है या तो फिजिक्स से पूछे गए या फिर आपके केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये वाले टॉपिक अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसके अलावा फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे ही टॉपिक आपके 11th-12th के हैं, मतलब बेसिक आपको विलियन वगैरह के बारे में या मोल क्या होता है इसके बारे में 9th क्लास की बुक में मिल जाएगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 11th एंड 12th क्लास की बुक के हैं। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सर्च भी करते तो ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री का शायद 2nd चैप्टर ही विलियन है ना, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। चलिए, जब एक तांबे का पात्र लंबे समय तक आर्द्र वातावरण में रहता है तो उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। जो केमिस्ट्री का मैराथन हुआ था, है ना, उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको संक्षारण के बारे में भी पढ़ा है, तो उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। उसमें से 2nd नंबर पर हमने ये पढ़ा था, है ना, कि हरा पदार्थ कैसे जम जाता है। जब तांबे का पात्र जो है लंबे समय तक नमी से जुड़ा हुआ रहता है या नमी है उस वातावरण में रखा हुआ है तो उस पर हरी परत जम जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है। 3 सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ है, तो मतलब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तांबे के लिए इक्वेशन बनाइए और उससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उससे जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, COH ट्वाइस और CuO, COH ट्वाइस CuCO3, COH ट्वाइस Cu2O, CuO और CuCO3। क्या आंसर आपका करेक्ट होगा, CuOH ट्वाइस बनता है और CuCO3 बनता है ना। अब कैसे बनता है आप इक्वेशंस में देख लीजिए। जब भी यहाँ पर हम लोग तांबे की बात करते हैं, यानी कॉपर के 2 अणु मिले, ऑक्सीजन से क्रिया करी, है ना, नमी है ना, नमी से क्रिया करी, CO2 प्रेजेंट हुआ तो ये क्या बना लेगा, CuOH ट्वाइस बना लेगा, CuCO3 बना लेगा। और यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए, हरी परत के लिए। तांबे पर जंग के कारण हरी परत चढ़ जाती है। हरे रंग की परत तांबे को ऑक्सीजन और नमी की एक साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यह तब होता है जब तांबे को एक निश्चित अंतराल के लिए खुला रखा जाए। हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है ना, और ये इसकी रासायनिक समीकरण सबसे फ्रंट पर आपको दे रखी है। ठीक है, क्लियर है।
है ना। इसी तरीके से आपने चांदी एजी वाला भी देखा था कि उस पर आपका ब्लैकिश वो हो जाती है, काला कलर हो जाता है, काली पड़ जाती है, और लोहे पर आपकी जंग लग जाती है Fe वाला। तीन इक्वेशन आपने ऑलरेडी देख रखी है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो संचारण का एक ये वाली इक्वेशन भी देख लो। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ना संचारण कहलाता है, ठीक है। ये वाले आप देख सकते हैं जंग रस्ट वाला 4Fe + 3O2, वही लोहा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आपने उसको खुला छोड़ दिया है तो 2Fe Fe2O3 बन जाता है। आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, इससे वस्तु का भार भी बढ़ जाता है, और इसको बचाने के लिए, किसी भी पदार्थ को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी को गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको लास्ट में कर लेंगे, है ना। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक अतिक्रियाशील पदार्थों का सममांगी मिश्रण। कल की सेशन में हमने किया था विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है, राइट। हमने सिलेक्ट किया था कि दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का सममांगी मिश्रण जो है विलयन यहाँ पर कहलाता है, जिसके रासायनिक संगठन को कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्येक विलयन में दो घटक होते हैं, एक तो विलायक होता है ना, जो अधिक मात्रा में, और दूसरा क्या होता है, विलेय होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में ये पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होते हैं। और विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं, जिसको फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठोस, द्रव, गैस, तो आपको पता है ये 3 पदार्थ होते हैं। अब इसका अलग अलग तरीके से मिश्रण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे विलेय गैस है ना, इसमें विलायक क्या हो गया, गैस और गैस का मिक्सचर जो है गैसी विलयन बनाएगा। जैसे गैसों का मिश्रण, आपने एक क्वेश्चन किया था कल की मैराथन क्लास में, ठोस निम्नलिखित में से ठोस में ठोस का विलयन क्या है ना, यही देखा था ठोस में ठोस का विलयन। तो आपका आंसर वहाँ पर पीतल था, है ना, क्योंकि पीतल जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना है, 2 ठोस तत्वों से मिलकर बना हुआ था, है ना। कांसा जिंक से मिलकर बना हुआ था, उससे मिलकर बना होता है, इसलिए आपने बता दिया था, ठीक है। तो वही वाला आप देखिएगा, ठोस का ठोस में विलयन, जैसे कोई भी मिश्र धातु हो गई, है ना, जैसे सिल्वर अमलगम हो गया, ठीक है। तो ये तो द्रव वाली चीज़ हो गई। और कोई एग्जाम्पल इसके अंदर नहीं, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ठोस का ठोस में जो विलयन है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी मिश्र धातु किन्हीं भी 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है, तो वो ठोस का ठोस में विलयन है। जस्ट लाइक पीतल 2 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए गैस का गैस में विलयन, गैसी विलयन ही बनेगा। जैसे कोई भी गैसों का मिश्रण हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक आप हवा में ऑक्सीजन वगैरह देख सकती है, किसी नाइट्रोजन गैस से मिल गई, तो वो गैसी विलयन हो गया। द्रव का अगर आप गैस में विलयन देखें, मतलब कोई भी द्रवीय पदार्थ है, जस्ट लाइक पानी है, वो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसेस है उनसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे वायु के अंदर जो जलवाष्प है, तो जलवाष्प आपका द्रव हो गया और वायु आपका गैसी विलयन हो गया। अब ठोस को किसी गैस में मिलाना, आप सोचो ठोस गैस में कैसे मिलेगी, है ना। जैसे वायु में कार्बन के कण मिल गए, तो ठोस में क्या मिल गई, गैस मिल गई। गैस में द्रव का विलयन, यानी कि CO2 का जो जलीय विलयन है ना, वो गैस में क्या हो गया, द्रव का विलयन हो गया। द्रव का द्रव में अल्कोहल को जल में मिला दिया, है ना, चीनी को आप ऐसे कर सकते हैं, द्रव का द्रव में। ठोस का द्रव में शक्कर को जो है आपने घोल बना लिया, जल के अंदर आपने शक्कर को डाला, शक्कर आपका ठोस पदार्थ हो गया, जल आपका द्रव पदार्थ हो गया। गैस का ठोस में विलयन, गैस क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है, इसमें ठोस आपने डाला तो इसका पैलेडियम पर अधिशोषण आपने करवा लिया। द्रव का ठोस में, है ना, तो कौन सा विलयन बनेगा, ठोस बनेगा, जस्ट लाइक सिल्वर का अमलगम आपने करवा दिया। ठोस का ठोस में ठोस विलयन ही बनता है, जस्ट लाइक मिश्र धातु, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए हमने ये पूरी टेबल यहाँ पर डिस्कस कर लिए। पूरा MP बोर्ड की बुक में टेबल दी हुई थी, क्लास 9th की बुक का ये पॉइंट है, ओके। क्लियर यहाँ तक? एक बार और देखना है तो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर द्रव का द्रव में विलयन का एग्जाम्पल आपसे पूछे, है ना, तो आपको बताना है कोई भी 2 द्रव होंगे, अल्कोहल अपने आप में द्रव है, जल अपने आप में द्रव है। ठोस का द्रव में शक्कर ठोस है, जल आपका द्रव है, ऐसे आपको बताने पड़ेंगे, पहला गैस दूसरा ठोस। जैसे यहाँ पर H2 हमने बोला गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन, है ना, और पैलेडियम का अधिशोषण करवाएंगे ठोस अवस्था में, ठीक है। जो पदार्थ क्या प्राप्त होगा, ठोस अवस्था का प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से विलयन आपके बनते हैं, ठोस का द्रव, द्रव का ठोस, गैस का द्रव, ऐसे करके आप 9 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं। ये क्लियर है? तो फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो अब मोल अंश के बारे में, मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में जान लीजिए, है ना, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है,
विलयन आपने देख लिया, कोई भी विलयन हो सकता है। जस्ट लाइक मैं मान लूँ कि ना मैंने शक्कर का जो है चीनी का घोल यहाँ पर बना रखा है ना, मतलब यहाँ पर मैंने एक विलयन बना रखा है, द्रव्य पदार्थ बना रखा है जिसमें चीनी मैंने मिला रखी है, शक्कर मैंने मिला रखी है, ठीक है। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। विलेय कौन हो गया? चीनी हो गया, ठीक है। विलायक कौन हो गया? टोटल जैसे पूरा विलयन जो है हमारा वो क्या हो गया? पानी हो गया, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं चीनी के मोल अंश क्या हो गए, है ना। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हुई तो Na, माना कि एक विलयन में विलेय के Na मोल है, चीनी के टोटल मैंने Na मोल जो है, मतलब नंबर मुझे पता नहीं है कि कितने मोल कितने अणु का मैंने प्रयोग किया है ना, डिवाइड बाय टोटल सम किसका? चीनी का, और जो भी पदार्थ उसके साथ मैंने यूज़ करा है, जस्ट लाइक पानी ही नॉर्मल ले लिया है तो उसका घोल, ठीक है। विलायक में आप लोग निकाल रहे हैं किसका? इसको XP से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी विलायक है यहाँ पर, है ना, वो वाला डिवाइड बाय टोटल, विलेय प्लस विलायक। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के अणु डिवाइड बाय विलेय प्लस विलायक के टोटल अणु आपने जितने भी प्रयोग किए। विलयन में समस्त अवयवों के मोल अंशों का योग जो है ऑलवेज 1 होता है, यानी कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी कि इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दें, Na डिवाइड बाय Na प्लस NB, NB डिवाइड बाय Na प्लस NB इज इक्वल टू ऑलवेज क्या हो जाता है? आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है। मतलब टोटल जो अंश होते हैं, टोटल जो मूल अंश होते हैं, क्योंकि विलयन वो तभी बना है जब दो पदार्थ ऐसे हैं जो अपने आप में घुल चुके हैं, जस्ट लाइक सममांगी मिश्रण बोल रहे हैं ना, मतलब वो मिक्स हो चुके हैं, इसलिए उनकी वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है ना। इसीलिए विलयन को सममांगी मिश्रण हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ऐसे ही पूछेगा कि विलयन में जो है पर्टिकुलर इसके जो है अंश इतने हैं, इसके मोल अंश इतने हैं, टोटल विलायक का इतना है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसी पर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं और बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका एग्जाम में, ठीक है। चलिए मोललता को देख लेते हैं, है ना। मोललता क्या होती है? बेसिकली किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या होती है। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोललता जो है बेसिकली इसको जो है मोलालिटी जो है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान, मतलब आप ऐसे मान लो 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम बोले बात बराबर है, इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना है। जस्ट लाइक कोई भी एक विलयन हो गया, है ना, जैसे कोई भी एक XYZ पदार्थ ले लो, इसमें बेंजीन की मात्रा इतनी है ना, तो विलेय का द्रव्यमान मतलब बेंजीन की मात्रा कितनी है डिवाइड बाय विलेय का, उसी विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है ना, उसी विलेय का मतलब बेंजीन का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर कितना है। इससे आपकी मोललता निकल कर आ जाएगी। अब मोलारिटी क्या होती है? मोलरता क्या होती है? किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग 1000 ग्राम विलायक में कितने विलेय का द्रव्यमान है डिवाइड बाय उसका आणविक द्रव्यमान यहाँ पर कितना है। जैसे बेंजीन हो गया या फिर मैं कोई भी कार्बन ले लूँ तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके ऊपर क्या रहेगा? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। चलो तो इसका फॉर्मूला, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, ठीक है, 1 लीटर में वो कितना घुला हुआ है डिवाइड बाय विलयन का लीटर में आयतन। मान लो मैंने 1 लीटर लिया है यहाँ पर कोई भी विलयन, है ना, और उसमें जो है विलेय की संख्या कितनी है, कोई भी 10 ग्राम कितनी भी दे रखी हो वो आप ऊपर लिख लीजिएगा। 10⁶ दे रखी है, 10⁸ दे रखी है, ठीक है। अगला देख लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज बाय मास क्या होता है। किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता द्रव्यमान के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या है जो उस द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित रहती है। साधारणतः विलेय के ग्रामों में वह द्रव्यमान जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित रहता है द्रव्यमान का प्रतिशत कहलाता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं, है ना। इससे ज़्यादा अच्छा है कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये वाली डेफिनेशन समझा दूँ, ठीक है। पहले आप बस इसका फॉर्मूला देख लो। घटक का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ हो गया, उसका द्रव्यमान आपको निकालना। मैंने बोला चलो बेंजीन का द्रव्यमान निकालो, है ना, तो आप यहाँ पर उसका प्रतिशत निकालने को बोला है तो आप उसका पहले द्रव्यमान देखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और टोटल विलयन का टोटल द्रव्यमान यहाँ पर कितना है वो आपको देखना रहेगा, ठीक है। सेम एज इट इज चीज़ अगर द्विअंगी विलयन है तो विलेय और विलायक दोनों के लिए आप कर सकते हैं। किसी द्विअंगी विलयन के लिए WA विलायक का द्रव्यमान है और WB जो है विलेय का द्रव्यमान है। जो आपने
फॉर्मूला अभी उसके लिए प्रयोग किया था मोलरता और मोलरता वाले के लिए, वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो टोटल विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत में कितना हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान इंटू 100 आप कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। सेम विलेय के लिए करना है तो WB को आप ऊपर रख दो, WA प्लस WB टोटल आपका हो ही जाएगा, इंटू 100 आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, इसको W/W से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक 10% Na2CO3 का अर्थ है, मतलब अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे रखा है 10% Na2CO3 W/W, है ना, ऐसे करके दे रखा है। 1 सेकेंड, चलो कहाँ थे हम लोग, Na2CO3 10% वाला दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम विलियन में आपका 10% कौन है, 100 ग्राम विलियन में आपका 10% जो है Na2CO3 है, और बचा हुआ जो है 90% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल हो जाएगा। समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ, 10% जो है ये वाला तत्व और बचा हुआ कौन है, पानी है। ठीक है, क्योंकि विलियन है तो मतलब किस में मिलाया होगा, हमने पानी में मिलाया होगा, तो आप ऐसे इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू लिखी हुई रहे तो याद रखना ये 10% या 50% जो भी लिखा हुआ रहे, इसकी वैल्यू रहेगी, बची हुई वैल्यू जो है ग्राम में किसकी रहेगी, जल की रहेगी। जस्ट लाइक 90 ग्राम जल हो गया, अगर यहाँ पर 20% होता मतलब कि 80 ग्राम यहाँ पर क्या हो जाता, जल हो जाता, क्योंकि 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं आप, अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप करें। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, अब जो कम होता है वो ऑलवेज विलेय होता है और जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है, ये हमने अपनी साइड से याद कर लिया है। ठीक है, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान का प्रतिशत, मतलब वही परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है वो हमको लगाना है ना, तो ये वही प्रतिशत है, घटक का जो द्रव्यमान होता है इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान इज डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान करके आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो यहाँ तो बहुत ही आसान था कि आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, और यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, तो विलियन कितना हो गया आपका 124, 122, क्योंकि 122 टोटल में उसको घोल रखा है। क्वेश्चन में आप देख लीजिए 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 22 ग्राम द्रव्यमान में 122 ग्राम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है, तो हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 122 और 22 144, तो डिवाइड बाय 144 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, इससे बेंजीन का द्रव्यमान आ जाएगा। सेम एज इट इज आप CCl4 के लिए भी कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, 122 कार्बन टेट्रा है और टोटल कितना है 144 है, इंटू आप 100 करेंगे तो यहाँ पर इसका परसेंटेज आ जाएगा CCl4 का, तो ये दो आपके आंसर हो गए। ठीक है, ये भी आपका परसेंटेज में ही है। ठीक है, परसेंटेज निकालना आ गया। टोटल विलियन कितना है, 22 ग्राम बेंजीन और 122 CCl4 दोनों को जोड़ा, टोटल विलियन आ गया और दोनों का इंडिविजुअल परसेंटेज आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान % कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, वही चीज़ हो गई, वो 30% द्रव्यमान वाला जो हम लोग W/W का Na2CO3 वाला एग्जाम्पल देखा था ना, कि 10% Na2CO3 जो है, मतलब कि 10% Na2CO3 हो गया और 90 ग्राम जो है आपका क्या हो गया था, जल हो गया था। तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर करना है। अगर 30% आपको दे रखा है, एक विलियन में बेंजीन का 30% है ना, एक विलियन मतलब वही इसकी बात हो रही होगी 100 वाली की, तो बेंजीन कितना हमने मान लिया 30 ग्राम और बचा हुआ क्या हो जाएगा, 100 में से 30 गए तो 70 कितना हो जाएगा आपका CCl4 हो जाएगा, CCl4 का द्रव्यमान हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। बेंजीन का विलेय में द्रव्यमान 30 ग्राम हो गया और CCl4 का विलियन में द्रव्यमान कितना हो गया, क्योंकि 30% दे रखा है, 100 में से माइनस कर लो, 100 में से 30 गया तो कितना बचा, 70 बचा। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है, क्योंकि बेंजीन दे रखा है ना, तो हम लोगों को इसका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पर्टिकुलर अणु का द्रव्यमान या इसका भार यहाँ पर निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का यहाँ पर होता है 12। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसकी भी एक ट्रिक होती है, जैसे कि अगर आपको किसी का भी परमाणु नंबर पता है ना, एक दो एक्सेप्शनल केस है, उसको होगा तो मैं सेशन के लास्ट में बता दूंगी। जब भी इवन नंबर्स होते हैं है ना, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर आप कोई भी नंबर ले लें तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो इवन आ जाएगा और
n2 या फिर 2n+1 कर दें तो वो ओड नंबर के लिए हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, अब इस मत समझो इस चीज़ को, सेशन के लास्ट में एक टेबल आ रही है उसके साथ में इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी आप बस ये ध्यान रख लो, और याद करना ज़रूरी है वैसे कुछ के एटलीस्ट 20 नंबर तक तो आप याद कर सकते हैं सभी के। कार्बन का कितना होता है, परमाणु जो भार होता है वो 12 होता है। इसके कितने अणु दे रखे, 6 दे रखे, इंटू 6 हम लोग कर लेंगे। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कितने दे रखे, इसके भी 6 दे रखे, तो 1 × 6 बारचंग 72 + 6 टोटल कितना हो गया, 78 हो गया, है ना। तो ये आपका 78 ग्राम यहाँ पर आंसर आ गया। टोटल बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान है ना, वो कितना हो गया, 78 ग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लो, कार्बन का कितना यहाँ पर होता है, कार्बन का 12 होता है, ये हमने अभी यहाँ पर करा ही था। 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर C6 मतलब 6 की बात हो रही थी, इसलिए इंटू 6 कराए। कार्बन का 12 हो गया। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है। उसके कितने 4 हैं, तो ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी तरीके से आप मोल अंश की गणना कर लेंगे, है ना, कितने मोल अंश है, ठीक है। तो हमने मान लो n हम लोग मान लेते हैं कि अभी हमको वैल्यूज़ नहीं पता है कि कितने हैं, ठीक है। तो बेंजीन का सबसे पहले निकाल लेते हैं। बेंजीन की मात्रा कितनी थी, 30 थी, ये हमने निकाल ली, है ना। 30% दे रखा था तो 30। टोटल कितने हैं बेंजीन के, कितने 78 है, तो बस इसको सॉल्व कर लो, बेंजीन का आ जाएगा। कार्बन ट्रेटा का निकाल लो, कार्बन ट्रेटा के कितने हैं, 70 ग्राम हमने निकाला, 100 में से 30 गए तो 70 बचा। डिवाइड बाय इसके कितने आए, कार्बन ट्रेटा के 154 आए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.454 मोल आपका आ जाएगा, ठीक है। इतने अणु प्रेजेंट है पर में, ठीक है। अब आप इसको निकाल लीजिए। टोटल अगर आपको निकालने को बोला जाए, है ना, तो टोटल आप यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पूछा क्या गया, बेंजीन के मोल अंश की आपको गणना करनी है, ठीक है। तो टोटल वो परसेंटेज वाली जो वैल्यू आपने निकाली थी, बेंजीन की कितनी आई आपकी, 0.3855। टोटल विलियन आपका कितना आ गया, 0.385, 0.545, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको इससे डिवाइड करेंगे, 0.459 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक बार चाहे तो आप एक बार और इसको खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, है ना, कैलकुलेट करिएगा इस चीज़ को, तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा था, सिर्फ 30% दे रखा था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ कंसीडर करी, ये हमने कंसीडर करी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली बेंजीन की, फिर CCl4 की हमने निकाली, उसके बाद हमने यहाँ पर पर्टिकुलर विलेय और विलायक का निकाला, और टोटल सम हम लोगों ने यहाँ पर इसका निकाल लिया। CO3 के द्रव्यमान की गणना करें, जिसमें 12.3 ग्राम जो है MgSO4 7H2O में अणुओं की क्या रहे, समान संख्या रहे, ठीक है। MgSO4 7H2O में क्या रहेगी, अणुओं की समान संख्या रहेगी। इंग्लिश में आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 विच विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंटेंड इन द 12.3 ग्राम ऑफ MgSO4 7H2O। ये डबल आ गया है, ठीक है, सिंगल टाइम ही है MgSO4, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अणुओं की संख्या निकालनी है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में भी दिया हुआ था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। सेकेंड कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा, इस टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ MgSO4 विच विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंटेन इन 10.6 ऑफ Na2CO3। वहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, वहाँ पर डॉट में 7H2O भी दे रखा है। तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर एटॉमिक मासेस जो है सबके दे रखे थे, मैग्नीशियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सोडियम का और कार्बन का, ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। थोड़ा टफ वाला हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी, बाकी फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो Na2CO3 के द्रव्यमान की गणना करें, जिसमें 12.3 ग्राम MgSO4 7H2O में अणुओं की क्या रहे, समान संख्या रहे। तो सबसे पहले हम लोग MgSO4 के पास चलते हैं। MgSO4 7H2O, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है MgSO4 7H2O। तो अब इसकी सबसे पहले हम लोग जो है इसके मासेस निकाल लेते हैं, टोटल मास इसका निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इनकेस अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाता है नोट करके तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बेसिक जो चीज़ होती है वो हमको याद करनी पड़ती है। जिस लाइक जल का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है ना। Na2CO3 बहुत कॉमन है, पूछा ही जाता है, तो डायरेक्टली आप इस पूरे की एक साथ वैल्यू भी याद रख सकते हो और निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है,
हमारा 24 होता है। सल्फ़र का कितना होता है, यहाँ पर मैं इन शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। मैग्नीशियम का जो मास होगा 24 हो गया, ठीक है। सल्फ़र का कितना हो गया आपका 32 हो गया, है ना, ये O4 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा होता है 16 और इसके कितने अणु हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, मतलब इसके 4 अणु हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर 7 दे रखा है और ऑक्सीजन के आगे आप ये वाली चीज़ देख सकते हैं 7H2O, ठीक है, मतलब इस पूरे का कितना है 7 है, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। प्लस ऑक्सीजन का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन के भी 7 अणु होंगे और एक अणु की वैल्यू कितनी होती है 16 यहाँ पर होती है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, या हाइड्रोजन की बात हो रही है, और यहाँ पर वापस से ऑक्सीजन की बात हो रही है। 24 + 32 + 64 + 14 + 16 साथी कितने होते हैं 112 होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जल का कितना होता है 126 होता है, ठीक है। बस आप इसको टोटल कर लीजिए, 4 2 6 4 10 4 14 और 2 16, ठीक है। 3 2 5 10 11 12 और 12 24 246, ये टोटल आ गया। MgSO4 7H2O का कितना होता है 246 ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 246 ग्राम होता है। ये तो इसकी आ गई MgSO4 7H2O की, ठीक है। अब एज इट इज सेम मोल जो है किसने कंटेन करके रखे हुए हैं Na2CO3 ने, ठीक है। Na2CO3 ने भी क्या करके रखा है सेम कंटेंट करके रखे हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.3 ग्राम इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हो गया आपका 12.3 ग्राम, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप इससे सॉल्व करिए। 0 पॉइंट में कुछ आएगी, 246 को 123 से लगभग हाफ हम लोग बोल सकते हैं 0.05 मोल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी Na2CO3 वाली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, Na2CO3 का जो सिंगल कंटेंट है इसका निकालना है। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का हम लोग माने सोडियम को अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो सोडियम का 23 होता है, उसके कितने दे रखे 2 अणु दे रखे हैं। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 का 3 बार हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 23 दूना 46 + 12 + 48, यानी कि टोटल ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 106 हो जाएगा। तो Na2CO3 का आप याद ही कर लीजिए 106 वैल्यू होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है 126 होती है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब Na2CO3 का जो सिंगल वेट है, टोटल इसका कितना वेट होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा हुआ है ना, कि अणुओं की समान संख्या रहेगी, इसके द्रव्यमान की आपको गणना करनी है, टोटल वेट आपको यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 0.05 आपने यहाँ पर निकाला है, सब में मोल तो इक्वल ही है, ठीक है, इंटू 106 आप कर लीजिए, ठीक है। तो 106 का आपको 5 में ही गुणा करना है ना, 0.05 के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.3 ग्राम, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व होगा, आप चाहे तो इसको एक बार और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्व किया है MgSO4 7H2O को। Mg की वैल्यू कितनी थी 24 थी, ठीक है। S की वैल्यू कितनी थी 32 थी। फिर हमने ऑक्सीजन निकाला 16 × 4, फिर हमने 7 × 2 देखा, क्योंकि ऑक्सीजन था हाइड्रोजन था, 7 × 2 14, और हाइड्रोजन की वैल्यू 1 थी, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 थी × 7। जब हमने इस टोटल किया तो हमको कितना मिला था 246 ग्राम मिला था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर मोल की संख्या निकाल ली और हमको टोटल दे रखा है 12.3 ग्राम में, और टोटल कितना है 246 है, तो एक मोल की वैल्यू कितनी आ गई 0.05 आ गई। और सेम हमको किसके अंदर निकालना है Na2CO3 के अंदर निकालना है। तो हमने क्या करा, इसको फिर Na2CO3 को सॉल्व किया, तो Na2CO3 की वैल्यू कितनी आई 106 आई थी। 106 का हमने क्या कर दिया 0.05 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 5.3 ग्राम आ गया। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था, बस उन्होंने क्या करा था, जो पेपर में क्वेश्चन है वो 7H2O नहीं दिया था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया था 12 हो गया था, बाकी पूरा यही है वो क्वेश्चन। ओके, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, उनको आप ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसी PDF में अटैच कर दिए सारे क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी साथ के साथ रखा गया है, ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो सेशन को ओवर करते मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।